नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं सागर न्यूज। आज का टॉपिक हर भारतीय के लिए जानना बेहद जरूरी है, तो चलिए बिना देरी किए हुए अगली खबर की ओर चलते हैं। जलवायु परिवर्तन का असर अब हिमालय के ग्लेशियरों पर साफ दिखाई दे रहा है। बढ़ती गर्मी के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है। राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान के केंद्र NCPOR के वैज्ञानिकों ने हाल ही में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि पश्चिमी हिमालय के सूत्री ढाका ग्लेशियर में जून 2024 के दौरान बर्फ की गहराई से 50% से अधिक की कमी आई है। यह गिरावट सामान्य से कहीं ज्यादा तेज बताई जा रही है। इसके अलावा एक अन्य शोध में यह खुलासा हुआ है कि दुनिया सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के ऊपरी हिस्से में हिम आवरण पिछले कुछ समय में 150 मीटर तक कम हो गया है। सर्दियों के मौसम में भी बर्फ जमने की प्रक्रिया में कमी देखी गई है, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों के विश्लेषण के आधार पर वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर ग्लेशियर इसी रफ्तार से पिघलते रहे तो आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ग्लेशियरों को पिघलने से नदियों में पानी का स्तर अचानक बढ़ सकता है, जिससे विनाशकारी बाढ़ का खतरा कई गुना बढ़ सकता है। खासकर हिमालयी क्षेत्र में बसे लाखों लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। इसके साथ ही हिमालय के बर्फ भंडारों पर निर्भर जल संसाधन भी संकट में पड़ सकते हैं, जो न सिर्फ पीने के पानी की आपूर्ति को प्रभावित करेगा बल्कि खेती और अन्य जरूरतों के लिए भी चुनौती खड़ी करेगा। वही अगली खबर आ रही है दोस्तों। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी का कई प्रमुख मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने बहिष्कार किया है। इनमें इमारत शरिया, उलमा ए हिंद और अन्य संगठन शामिल है। यह फैसला मुख्य रूप के वक्फ संशोधन बिल 2024 के विरोध में लिया गया है, जिसे ये संगठन मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ मानते हैं। इन संगठनों का कहना है कि नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा में पर्याप्त कदम नहीं उठाए, जिसके चलते यह कदम उठाया गया है। दूसरी ओर बीजेपी ने इसे बाइकॉट की कड़ी निंदा की है। पार्टी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि नीतीश कुमार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं और बिहार में सभी समुदाय के बीच सद्भाव बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने उस बहिष्कार को निंदनीय बताया और आरोप लगाया कि इसका प्रचार प्रसार राष्ट्रीय जनता दल RJD द्वारा किया जा रहा है। मिश्रा ने कहा कि यह राजनीतिक साजिश का हिस्सा है, जिसका मकसद नीतीश सरकार की छवि खराब करना है। वही अगली खबर आ रही है दोस्तों। इजराइल और हमास के बीच चल रहा संघर्ष एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि जनवरी 2025 में दोनों पक्षों के बीच बनी 3 चरणीय युद्ध विराम की सहमति अब टूट चुकी है। यह समझौता क्षेत्र में शांति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा था, लेकिन इसे आगे बढ़ाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच गहरी असहमति सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक इजराइल और हमास के बीच तनाव पिछले कुछ हफ्तों में लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते युद्ध विराम के नियमों का पालन नहीं हो सका और हिंसा में फिर से तेजी देखने को मिला है। अमेरिका द्वारा समर्थित अरब मध्यस्थों ने पिछले 2 हफ्तों में दौर की बातचीत की, ताकि दोनों पक्षों के बीच मतभेदों का सुलझाया जा सके और शांति बहाल करने की प्रक्रिया को पटरी पर लाया जा सके। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद मध्यस्थ कई ठोस समाधान निकालने में असफल रहे। इजराइल का कहना है कि हमास युद्ध विराम की शर्तें और उल्लंघन कर रहा है, जबकि हमास ने इजराइल पर समझौते को तोड़ने और नए हमले शुरू करने का आरोप लगाया है। इस सहमति के चलते दोनों पक्षों के बीच सैन्य गतिविधियां बढ़ गई है, जिससे आम नागरिकों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वही अगली खबर आ रही है दोस्तों। हाल ही में बेगूसराय की सड़कों पर पप्पू यादव अपनी समर्थकों के साथ जोर जोर से नारेबाजी कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि मक्का शोध केंद्र को बेगूसराय से जाने नहीं देंगे। पप्पू यादव ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है और बिहार दिवस के मौके पर संकल्प लिया था कि जब तक बिहार को आर्थिक आज़ादी नहीं मिलेगा तब तक किसानों और छात्रों को हक की लड़ाई पूरी नहीं होगी। और उन्होंने साफ साफ कहा कि आज हमारे पास नोटिफिकेशन ऑर्डर है। कृषि मंत्री का जवाब है कि हम अनुसंधान केंद्र ले चले गए और उन्होंने कहा कि गिरिराज जी, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आपने बेगूसराय के लिए एक ईंट तक नहीं लगाई, उल्टे कोसी सीमांचल मिथिला के वीरान करने की कोशिश की। हमारा संकल्प है कि जब तक किसानों का उनका हक नहीं मिलेगा तब तक मक्का का सही मूल्य नहीं मिलेगा। हम लड़ते रहेंगे, बेगूसराय के अनुसंधान केंद्र नहीं जाने देंगे। हमारा एक एक वर्कर गोली खाएगा, लेकिन किसानों के साथ सोतेलापन बर्दाश्त नहीं करेगा। वही आगे कहा है कि लड़ाई सिर्फ मक्का अनुसंधान केंद्र की नहीं, बल्कि बिहार के किसानों, युवाओं और आर्थिक आज़ादी है। उन्होंने बीजेपी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय हिंदू मुस्लिम के, साथ ही विपक्ष पर भी तंज कसा कि वो सिर्फ चुनावी मौसम में ही सक्रिय होते हैं। वही अगली खबर आ रही है दोस्तों। हाल ही में नीतीश कुमार ने अपनी सरकारी
आवास एक अन्य मार्ग पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें एनडीए के नेताओं के साथ साथ विपक्षी दलों जैसे आरजेडी के तेजस्वी यादव को भी न्योता भेजा गया। यह पार्टी प्रोटोकॉल के तहत आयोजित की गए और इसमें बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जैसे दलों के नेता शामिल होने की संभावना है। हालांकि कुछ मुस्लिम संगठनों ने इस पार्टी का बहिष्कार किया। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध जताते हुए यह कदम सियासी हलचल पैदा कर रहा है और बिहार की राजनीतिक गतिविधियों पर असर डाल सकता है। 24 मार्च 2025 को लालू प्रसाद यादव इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं और इसमें नीतीश कुमार को भी न्योता भेजा गया है। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों। पटना के अगमकुआं स्थित एशिया हॉस्पिटल के निर्देशक डॉक्टर सुरभि राज की हत्या ने बिहार में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिए हैं। शनिवार 22 मार्च 2025 को अज्ञात हमलावरों ने अस्पताल के भीतर उनके चेंबर में घुसकर उन्हें गोलियों से भून दिया है। पटना के बाद उन्हें गंभीर हालत में पटना एम्स लिया गया है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। इस कांड ने राज्य के राजनीतिक हलचल भी तेज कर दिया है। विपक्षी दलों ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार की आलोचना की है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, जिससे उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और पुलिस को छूट दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अपराधियों को उसी भाषा में जवाब दिया जाए वो समझते हैं। इसी बीच पुलिस इस मामले में जुटी है। और अगली खबर आ रही है दोस्तों। अमित शाह की बिहार एंट्री, गोपालगंज में रैली से गरमाएगा सियासी माहौल, माता जानकी मंदिर की घोषणा। बिहार की राजनीतिक में हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 मार्च को गोपालगंज में एक बड़ी जनसभा करने वाले हैं, जिससे चुनावी सरगर्मी और तेज हो गई। अमित शाह की इस रैली की बीजेपी के मिशन बिहार से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने बिहार में माता जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण की घोषणा की, जिससे धार्मिक और राजनीतिक दोनों भी लिहाज से माहौल बदला जा सकता है। अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। कुछ लोग इसे आगामी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ इसे महज एक सामान्य दौरा बता रहे हैं। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों के मानना है कि इस दौरे के पीछे बड़ा गेम प्लान छिपा है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने बिहार में अपनी पकड़ मजबूत पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पिछले कुछ महीनों में अमित शाह ने कई बार बिहार का दौरा किया है और हर बार उनका फोकस नीतीश कुमार और महागठबंधन को घेरने पर रहा है। इस बार भी उनकी रैली में विपक्ष पर तीखे हमले होने की पूरी संभावना है। तो अगली खबर आ रही है दोस्तों। बोध गया से चिराग का सियासी हुंकार, कहा बिहार को बनाना है नंबर 1, 2025 में फिर बनाए एनडीए सरकार। बिहार की राजनीति में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक और प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की सराहना की, तो दूसरी ओर अपने विरोधियों पर भी हमला बोला। साथ ही मदनी के बहिष्कार वाले बयान का जवाब देकर उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को साधने की भी कोशिश की। गया जिले में बोध गया विधानसभा क्षेत्र में आयोजित नव संकल्प सम्मेलन समारोह में उन्होंने बड़ा सियासी संदेश दिया। राम सहाय उच्च विद्यालय परिसर में जुटी भारी भीड़ की संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, लेकिन उनका निजी संकल्प है कि 2047 तक बिहार देश का सबसे विकसित राज्य बने। चिराग ने जनता से भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि मुझे सहयोग दो, मैं आपको एक विकसित बिहार दूंगा। हमारी पार्टी का नारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उन्होंने मन से किसी का नाम लिए बिना कटाक्ष किया कि कुछ लोग उन्हें भी उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता के आशीर्वाद से वह आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि ना वो किसी के आगे झुके हैं और ना झुकेंगे। वही अगली खबर आ रही है दोस्तों। जज कैश केस, अब घर के बाहर 500 के नोट मिले। सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो जारी किया, स्टोर रूम की बोरिया में थे अधजले नोट। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा ने बंगले के बाहर रविवार को सफाई के दौरान कर्मचारियों को 500 रुपये के अधजले नोट मिले। सफाई कर्मियों ने बताया कि 4-5 दिन पहले भी हमें ऐसे नोट मिले थे। ये नोट सफाई के दौरान सड़क पर पत्तों पे पड़े हुए थे। इससे पहले 21 मार्च को जस्टिस वर्मा के बंगले में 15 करोड़ रुपए कैश मिलने की बात सामने आई थी। 14 मार्च को होली के दिन उनके घर से आग लगी थी। फायर सर्विस की टीम जब उससे बुझाने के लिए पहुंची तो स्टोर रूम में उन्हें बोरियों में भरे 500 रुपये के अधजले नोट मिले। 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली के घर के
मिले कैश जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी। इसमें कैश का वीडियो भी है, साथ ही 3 तस्वीरें भी जारी की गई। इसमें 500 रुपये के जले हुए नोटों के बंडल दिखाई दे रहे। रिपोर्ट कहा है कि 14 मार्च को जस्टिस के घर आग लगने के बाद फायर ब्रिगेडर की टीम वहां पहुंची थी आग पर काबू पाने के लिए। उसके बाद 4-5 अर्धजली बोरियां मिली, उनके अंदर नोट भरे हुए थे। इस पर जस्टिस वर्मा ने कहा कि ये नोट उन्होंने या उनके परिवार के लोगों ने ही रखे। स्टोर रूम में कोई भी आ जा सकता है, मुझे फंसाया जा रहा है। 21 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने इंटरनल इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट सौंपी थी। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वर्मा को शेड्यूल से काम देने से मना कर दिया है। अब जस्टिस वर्मा के 6 महीने की कॉल डिटेल की जांच की जाएगी। वही अगली खबर आ रही है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना आतंकियों के बीच एनकाउंटर रुका। हीरानगर सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 4-5 आतंकवादियों के घेरा फायरिंग में 7 साल की बच्ची घायल। जम्मू के कठुआ में नियंत्रण रेखा LOC के पास हीरानगर सेक्टर में रविवार शाम 6:30 बजे आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। करीब 3 घंटे चले एनकाउंटर के दौरान 7 साल की बच्ची भी घायल हो गई है। हालांकि विजिबिलिटी कम होने की वजह से एनकाउंटर रोक दिया गया है। सुबह होते ही ऑपरेशन फिर से शुरू किया जाएगा। सुरक्षा बलों का कहना है कि इलाके में 4-5 आतंकी छिपे हुए हैं और यहां दौरे जवानों का तैनात किया गया है। साथ ही पंजाब के पड़ोसी जिलों में कोई भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि LOC से करीब 5 किलोमीटर दूर इलाके के सन्यालाय गांव में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सभी आतंकियों की फायरिंग की सेना ने इलाके की घेराबंदी कर रखी है। कुपवाड़ा जिले में 17 मार्च को LOC से सटे खुरमोरा राजवार इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसमें एक आतंकी मारा गया जबकि कुछ आतंकी घेराबंदी तोड़कर भागने में कामयाब रहे। मुठभेड़ में एक सैनिक भी घायल हुआ था। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद जलचदरा के कुरमुरा गांव में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था। आतंकियों के सुरक्षा बलों पर गोलीबारी के बाद मुठभेड़ शुरू हुई थी। सुबह से जारी मुठभेड़ में एक आतंकी को मारा गया, उसके पास एक असलॉट राइफल भी मिली थी। 16 फरवरी जम्मू कश्मीर में LOC पर स्नाइपर फायरिंग, एक भारतीय जवान घायल। जम्मू कश्मीर में LOC पर 16 फरवरी को पूंछ सेक्टर में स्नाइपर फायरिंग हुई जहां एक भारतीय जवान घायल हो गया। इस घटना के बाद भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच कुछ देर तक गोलीबारी हुई। 13 फरवरी पाकिस्तान की ओर फायरिंग की खबर सेना ने खंडन किया। 13 फरवरी को पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में गोलीबारी की खबर आई थी। सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तानी अधिकारियों का एक नया वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वे अपने सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई दिए थे। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक 6 लोगों के मारे जाने की बात कही। हालांकि भारतीय सेना ने कहा था कि पाकिस्तान बॉर्डर युद्ध विराम लागू है। 11 फरवरी LOC के पास IED ब्लास्ट, 2 जवान शहीद, 1 घायल। जम्मू जिले के अखनूर सेक्टर में LOC के पास ललोली इलाके में IED ब्लास्ट हुआ था, उसमें सेना के 2 सैनिक शहीद हुए थे। यह धमाका 11 फरवरी के बीच 3:30 बजे भटल इलाके में हुआ। जब सेना ने जवान गश्त पर थे तो सेना के सूत्रों ने दावा किया था कि शहीद हुए फौजियों के नाम कैप्टन KS बख्शी और मुकेश थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।